एक 21 साल की लड़की जो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी, फिलहाल उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, तो वो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। एक बार की बात है कि वो एक एंट्रेंस एग्जाम में अपना फॉर्म डालती है और उसका एग्जाम सेंटर घर से काफी दूर बन जाता है, जिसकी वजह से वो जाने में असमर्थ होती है। वो अपने पिता से कहती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी, मेरे पास इतना समय तो है नहीं, मैं तुम्हें कैसे लेकर के जा सकता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम अपने मामा के लड़के को अपने साथ में लेकर के वहां पर एग्जाम देने के लिए चली जाओ। तभी ये लड़की कहती है कि पिताजी, मैं कैसे कहूँ, अगर आप कहेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी बात मान जाए। तब इस लड़की के पिता अपने साले के लड़के से बात करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि बेटा, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम मना मत करना। तो वो कहता है कि ठीक है फूफा जी, कहिए ना, क्या बात है। आप कहेंगे और मैं मना कर दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को साथ में लेकर के जाओ। उसका जो एग्जाम सेंटर बना हुआ है जहां उसे एग्जाम देना है वो बहुत ज्यादा दूर है, और मैं चाहता हूं कि तुम उसको साथ में लेकर के जाओ और वहां पर उसका एग्जाम दिलाना और फिर लिवा करके वहां से वापस आ जाना। तो वो कहता है कि ठीक है फूफा जी, मैं देखता हूँ, जैसे मुझे हो पाएगा मैं जरूर उसके साथ चला जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जो लड़की के पिता होते हैं वो बेहद ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी को साथ में लेकर के जाना और उसका एग्जाम दिलवाना, क्योंकि तुम्हारे सिवा मैं किसी और पर भरोसा कर भी नहीं सकता हूँ। आखिरकार दोस्तों, सेंटर व एग्जाम वाला दिन आ जाता है जिस दिन उसे परीक्षा देना होता है। अब ये लड़का उस लड़की को साथ में लेकर के वहां पर चला जाता है। जाने के बाद लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उस लड़के की नीयत इस पर बिगड़ जाती है और एक होटल में वो एक कमरा बुक करता है ठहरने के लिए। और जब आधी रात होती है उसके बाद दोस्तों, जो कुछ भी होता है वो वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाला था। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये उत्तर प्रदेश के एक जिले की है। वहां पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़का रहता है जिसका नाम रवीश होता है। पढ़ने लिखने में वो काफी ज्यादा होशियार होता है। वो फिलहाल किसी जॉब की तैयारी कर रहा होता है। तो पूरे नाते रिश्तेदार जो भी होते हैं वो सब में इस बात की चर्चा होती है कि रवि जो है वो वाकई में पढ़ने लिखने में इतना ज्यादा तेज होता है। उसे कुछ भी उसे पूछ लो, वो तुरंत ही उसका जवाब दे दिया करता था। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। अब यही बात जो है वो उसकी बुआ के घर पर भी पहुंच जाती है। उसके बुआ फूफा जो होते हैं वो भी इसको बहुत मानते हैं कि वाकई में लड़का जो है वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। जो इसकी बुआ की एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है, काजल की उम्र अभी 21 साल होती है। वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुकी होती है। फिलहाल वो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, ताकि वो कहीं पर एग्जाम दे और उसका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। वो जब भी पढ़ा करती थी, अगर बीच में उसे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वो तुरंत ही रवि के पास फोन कर देती थी और वो उससे पूछती थी कि भैया मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। रवि जो है उसकी हमेशा मदद भी किया करता था। इस तरीके से करीब आधे घंटे, एक घंटे तक उन दोनों के बीच में बातें हुआ करती थी। ये सब देख करके जो काजल के माता पिता होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसके मामा का जो लड़का है वो इसकी मदद कर रहा है, वो मेरी बेटी जो है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा और फिर ये भी एक कामयाब हो जाएगी एक ना एक दिन। अब इसी तरीके से जिंदगी जो थी वो सभी की बहुत अच्छे तरीके से बीत रही थी। जो काजल के पिता थे वो एक बिजनेसमैन थे। उनके पास उतना समय नहीं होता था कि वो अपनी बेटी को भरपूर समय दे सके। एक बार की बात है कि काजल एक ऑनलाइन फॉर्म डालती है जिसमें उसका सेंटर जो बनता है वो एग्जाम का, वो घर से जो होता है वो काफी दूर हो जाता है। तब वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं क्या करूं, सेंटर बहुत ज्यादा दूर पड़ गया है और फिर मैं अकेले वहां पर कैसे जाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लेकर के वहां पर चलिए। लेकिन उसके पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटी, मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें ले जाकर सकूं। मैं भला तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तुम्हारी माँ भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है जिसके साथ मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। ना हो तो तुम इस एग्जाम को छोड़ दो, तुम कोई दूसरा एग्जाम का फॉर्म भरना। मगर काजल कहती है कि पापा, मुझे बहुत मेहनत से एक सीट मिली हुई है, यहाँ पर एग्जाम देने के लिए मुझे बहुत मेहनत से सीट मिली और आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं, तो कुछ ना कुछ आप अरेंजमेंट कीजिए, मैं कैसे
कैसे भी करके इस परीक्षा को देना चाहती हूँ। तब उसके पिता कहते हैं कि तुम तब एक काम करो बेटी, ना हो तो तुम अपने मामा के लड़के से ही बात करो, अगर उसको थोड़ा सा वो समय तुम्हें अगर दे देगा तो वो तुम्हें लेकर के जा सकता है। काजल कहती है कि पिताजी, अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा बात करना इस मामले में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं वो मेरी बात मानेगा भी या नहीं मानेगा, अगर आप कहेंगे तो वो 100% आपकी बात को मान जाएगा। इस पर काजल के पिता कहते हैं कि ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, मैं ही उससे बात कर लेता हूँ और उसे कह देता हूँ। उसके बाद काजल के पिता जो है वो रवि के पास फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो तुम प्लीज मना मत करना। तब रवि कहता है कि फूफा जी कहिए ना, क्या बात है, भला आपकी बात मैंने कभी टाली है जो मैं आज आपकी बात टालूंगा? आप बस कहिए तो सही कि क्या कहना है। तब काजल के पिता कहते हैं कि बेटा, मेरी बेटी का एक जगह एग्जाम सेंटर बना हुआ है और वहां पर उसे जाना है एग्जाम देने के लिए। घर से वो एग्जाम सेंटर काफी दूर है, मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता, एक तुम्हारे सिवा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को ले जाकर के साथ में वहां पर परीक्षा दिला लाओ और फिर वापस लेकर के आ जाना। जो एग्जाम पड़ा है वो आज से करीब 4 दिन के बाद का डेट है। इस बात को सुनकर रवि कहता है कि वैसे फूफा जी, मुझे आप जानते तो है पहले से कि मुझे समय इतना मिल नहीं पाता है, लेकिन बात अगर आपने कही है और वो बात काजल की है तो इसीलिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, तो आप चिंता मत करिए, मैं कर लूंगा। तो इस तरह से काजल के पिता जो होते हैं वो रवि को मना लेते हैं और रवि भी नॉर्मली ही बोलता है कि वैसे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसके पिता ने कहा था इसीलिए वो मान जाता है और फिर वो काजल के साथ ले जाने के लिए मना कर देता है, मान जाता है और उसे ले जाने को तैयार हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आखिरकार जिस दिन एग्जाम था, जिस दिन परीक्षा होने वाली थी, वो दिन भी आ जाता है। तब रवि काजल को साथ में ले लेता है और फिर एक दिन पहले ही वो घर से निकल जाता है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद जो है वो सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग परीक्षा होनी थी। तो अगर सुबह सुबह ही वो घर से निकलता तो फिर परीक्षा नहीं निकल पाती, इसीलिए वो लोग एग्जाम सेंटर पर एक दिन पहुंचने के लिए पहले निकलते हैं और उस शहर में वो लोग बस के सहारे पहुंच जाते हैं। बस से सफर करते हुए जब वो लोग शहर पहुंचे और शहर में पहुंचने के बाद फिर वो लोग सोचते हैं कि कहाँ पर रुका जाए, क्योंकि उस तरीके से कहीं उसे रूम तो ऐसे मिलने वाला था नहीं। तब उसके दिमाग में आता है कि चलो ना हो एक होटल में ही बुक कर लिया जाए, क्योंकि ऐसी सड़क पर वो कहाँ इतने देर रुकते। तो वो होटल में पहुंच जाता है और होटल में वहां पर वो एक कमरा बुक करता है और रात भी वहीं बिताने के लिए वो लोग सोच लेते हैं। दोनों कमरे में जाते हैं। उसके बाद रवि जो होता है वो काजल से कहने लगता है कि एक काम करो, इतनी दूर से तुम चल करके आई हो, जाओ तुम फ्रेश वगैरह हो लो, उसके बाद खाना वगैरह हम लोग खा लेंगे और फिर हम लोग आराम कर लेंगे। जो काजल होती है वो स्नान करने के लिए चली जाती है। स्नान करने के बाद जब वो वापस आ रही होती है तो उसको देखने के बाद रवि की नीयत जो है वो उस पर बिगड़ जाती है। वो ये भूल जाता है कि ये मेरी फूफा की बेटी है, कुछ भी वो नहीं समझ पाता है। उसकी आंखों पर उस समय पर्दा चढ़ जाता है, बस उसके अंदर का हैवान उस वक्त जग जाता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोलता नहीं है। थोड़े समय के बाद वो फिर बाहर जाता है। होटल से वो सीधे एक दवा की दुकान पहुंचता है, वहां से वो कुछ नशीली दवाओं को ले लेता है और लाने के बाद जब वो काजल खाना खाने बैठती है तो उसके पानी में वो कुछ मिला देता है। जब काजल पानी पीती है तो उसके सर में अचानक से उसे कुछ भारीपन सा महसूस होने लगता है। वो कहती है कि भैया मेरे सर में पता नहीं क्या हो रहा है और मेरा सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। ये सुनने के बाद रवि कहता है कि बहन तू परेशान ना हो, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कोई मेडिकल स्टोर अगर खुली होगी तो मैं तेरे लिए कुछ दवाइयां लेकर के आता हूँ और तू ठीक हो जाएगी, तू टेंशन ना ले, तू इस बात की कोई फिक्र ना कर। लेकिन रवि जो होता है वो कमरे से बाहर तो निकल जाता है और गेट बंद कर देता है। गेट पर ही लगभग वो 20-25 मिनट तक खड़ा रह जाता है और वो बाहर दुकान तक जाता ही नहीं और फिर वापस आकर के कहता है कि बहन अभी तो कोई शॉप खुली ही नहीं है और वैसे भी रात भी काफी हो गई है, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। ऐसा करके हो सकता है कि तुम इतनी दूर से आज चल करके आई हो, इसी वजह से तुम्हें थोड़ी थकान महसूस हो रही हो, तुम आराम कर लो, तबीयत जो है वो अपने आप सही हो जाएगी। काजल जो है वो अपने भाई की बात, रवि की बात को मान जाती है और फिर वो बिस्तर पर उसी वक्त लेट जाती है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद काजल को और ज्यादा नशा होना शुरू हो जाता है, वो और भी ज्यादा मदहोश होने लगती है। तब मौके का फायदा उठाते हुए रवि उसके साथ गलत करना शुरू कर देता है। एक बार उसके साथ करता है फिर उसका मन भरता है। कुछ देर के बाद लेटने के बाद फिर से दोबारा वो इस तरीके से दोबारा उसके साथ सब कुछ करता है, मतलब कि पूरी रात में वो उसके साथ 3-4 बार गलत करता है और फिर इस तरह से सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद काजल को ये एहसास हो चुका था कि इस कमरे में मेरे ही भाई ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है। वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी। फिलहाल वो किसी तरीके से जाती है बाथरूम में, वहां पर वो स्नान वगैरह यानी नहाना वगैरह करती है, लेकिन नहाते समय भी उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रवि को एहसास इस बात का नहीं हो देने दे रही थी क्योंकि उसे इस चीज का पता लग चुका है। फिर वो फ्रेश वगैरह होने के बाद नाश्ता करती है
और फिर वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर के वो एग्जाम देती है। मगर अभी भी उसका सर जो था वो भारी ही था, वो परीक्षा सही तरीके से दे ही नहीं पाती है। फिलहाल वो एग्जाम कंप्लीट करती है और फिर वहां से वो वापस आ जाती है। तब रवि उससे कहता है कि बहन, अब तुम्हारे क्या हाल है, तुम्हारा तबीयत जो है वो ठीक ठाक तो है ना? तो वो कहती है कि हाँ, ठीक ठाक ही हूँ, बस थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा है। इस पर रवि कहता है कि ना हो तो आज की रात भी हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, तुम क्या कहती हो? कल हम लोग यहाँ पर से निकलेंगे। लेकिन काजल जो होती है उसकी इरादों को बहुत अच्छी तरीके से वो समझ चुकी थी और वो सोचती है कि जो कल रात इसने मेरे साथ किया है, आज भी इसका विचार यही करने का है। इसीलिए वो कहती है कि मैं अब यहाँ पर एक मिनट भी नहीं ठहरना नहीं चाहती, मैं अब सीधे घर जाऊंगी। रवि कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें घर ही चलना है तो चलो, तुम्हें मैं घर लेकर के चलता हूँ। उसके बाद होटल के वो लोग चेकआउट करते हैं और फिर दोनों जो है वो निकल जाते हैं होटल से। धीरे धीरे वो लोग पैदल चल रहे थे क्योंकि वहां से जो बस मिलनी थी वो थोड़ी दूरी पर थी। इस वजह से वो दोनों उस वक्त पैदल ही चले आ रहे थे। बीच में दोनों बातचीत भी करते हुए आ रहे थे, लेकिन जो काजल होती है वो अजीब तरीके से बात कर रही थी, जिसकी वजह से रवि को एहसास हो जाता है कि काजल को जो रात में हरकत हुई है उसके बारे में शायद पता चल चुका है। अब रवि सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। अगर ये घर पर पहुंचती है तो वो घर वालों से सब कुछ बता देगी, रिश्तेदारों से भी कह देगी, फिर तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसे रास्ते से ही हटा देता हूँ। तब वो देखता है कि एक ट्रक आ रहा है। अब बातें करते हुए जब ट्रक करीब में आता है तो रवि जो होता है वो काजल को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से काजल जो है वो ट्रक के पहिए के नीचे आ जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट जो है वो मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब वहां पर पूरी भीड़ लग जाती है, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो गया पूछ रहे थे सभी लोग। जब देखते हैं कि इस लड़की की जब मौत हो चुकी है तो वो तुरंत उसी में से किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जो है वो मौका वारदात पर पहुंची और काजल की लाश को वो उठाती है, उसको सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रवि ने इस काम को इतनी सफाई से किया जाता है कि सबको ये एक्सीडेंट लगे, और ऐसा हुआ भी था। सबको ये एक्सीडेंट लगता है और ये मामला जो है वो शांत हो जाता है। उसके घर वालों को भी पता चलता है तो फिर वो लोग भी लोग आखिर संभल जाते हैं। उसके रिश्तेदारों को भी पता चलता है तो वो लोग भी बहुत दुखी होते हैं। इस तरह से रवि जो है वो वापस लौट आता है। वापस आने के बाद दोस्तों करीब 2.5 से 3 महीने बीतने वाला था। तो इस समय जो काजल के पिता होते हैं उनको कुछ अजीब सा संदेह होता है। जो रवि होता है उसकी कुछ हरकतें को वो देखते हुए सोचते हैं कि हो ना हो कुछ तो मेरी बेटी के साथ गलत हुआ था और इस बात का मैं पता लगा कर ही रहूंगा। क्योंकि दोस्तों समय अब जो था वो काफी बीत चुका था, तो उनके दिमाग में भी आता है कि आखिर अब किया क्या जाए कि जिसे कुछ पता लगे। कैसे इस बात का खुलासा होगा कि वाकई में मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था या फिर उसके साथ कुछ घटना घटनी थी, उसकी हत्या की गई थी। अब ये बात जब उनके दिमाग में आती है तो फिर वो अपने घर से निकलते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर पहुंचने के बाद वो लोगों से बातचीत करते हैं तो कुछ लोगों को याद रहता है तो कुछ लोग भूल चुके होते हैं। मगर वहां पर एक ठेले वाला होता है जो कि केले बेचता था। जब काजल के पिताजी वहां उस ठेले वाले के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तकरीबन 2.5-3 महीने पहले यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जो है वो साथ में बस पकड़ने के लिए जा रहे थे और लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और वो तुरंत ऑन द स्पॉट मर गई थी। क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? तब वो ठेला वाला कहता है कि हाँ साहब, इसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि उस दिन मेरी दुकान पर कोई उस वक्त कस्टमर भी नहीं था और एक लड़का लड़की जो है वो साथ में ही जा रहे थे, तो मेरी निगाहें जो थी वो उन पर लगी हुई थी। मैं क्या देखता हूँ कि दोनों बातचीत करते हुए जा रहे थे। जो जैसे ही ट्रक नजदीक में आती है तो भी जो लड़का होता है वो लड़की को धीरे से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लड़की जो है वो ट्रक के नीचे चली जाती है और ट्रक के नीचे आने के बाद फिर उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। इतना सुनने के बाद जो काजल के पिता होते हैं उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पर FIR दर्ज करवाते हैं। फिर पुलिस जो है वो छानबीन अपने तरीके से करना शुरू कर देती है। CCTV फुटेज से और वहां के लोगों से पुलिस जो है वो बातचीत करती है। कुछ लोगों का बयान भी दर्ज किया जाता है और फिर होटल पहुंचती है जहां पर ये लोग उस रात ठहरे हुए थे। वहां के फुटेज को भी निकाला जाता है क्योंकि समय जो था वो थोड़ा बीत चुका था, इसीलिए फुटेज भी लगभग अब समाप्त होने के ही कगार पर थे। क्योंकि बहुत से CCTV फुटेज के ये होते हैं कि 15 दिन तक चलते हैं, 1 महीने तक चलते हैं और 1 आध महीने चल सकते हैं, 2 महीने चल सकते हैं, 3 महीने तक चल सकते हैं। तो वहां का जो CCTV था वो भी लगभग समाप्त होने की कगार पर ही था। समय जो था वो
भी अब ज्यादा नहीं बचा हुआ था। फिलहाल पुलिस जो है वो फोटो को खंगालती है, तब उसे पता चलता है कि जिस दिन वो लोग ठहरे हुए थे उस दिन जो रवि होता है वो रात के समय में कमरे से बाहर निकलता है और दरवाजे पर ही करीब 15-20 मिनट तक वो खड़ा रहता है और फिर उसके बाद वो अंदर चला जाता है। अब यही शक जो है वो पुलिस के दिमाग में बैठ जाता है कि आखिर उसके पीछे का क्या कारण था, क्यों ये दरवाजे के बाहर खड़ा था और कहीं जा भी नहीं रहा था, और फिर वो वापस से कमरे के अंदर लौट जाता है। तुरंत ही पुलिस रवि को गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ किया जाता है, मगर रवि जो है वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो इधर उधर की बातें करके पुलिस को घुमा रहा था, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से उसे पूछताछ करती है और सख्ती उस पर थोड़ा करती है, तब रवि जो है वो सारी सच्चाई उगल करके रख देता है। वो कहता है कि जब मैं अपनी बुआ की लड़की को एग्जाम दिलाने के लिए ले करके गया था, जब होटल में हम लोग ठहरे तो अब ये नहा करके बाहर आई थी। उसी समय मैंने इसे ऐसे देखा कि मेरी नीयत खराब हो गई और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और मैंने उसके साथ ये सारा कांड कर दिया। उसके बाद जब मैंने देखा कि ये जो है ये सारी बातों को समझ चुकी थी, जान चुकी थी और ये घर जाकर के सबको बता देती, मेरी तो इज्जत ही खत्म हो जाती। फिर मैंने इसके साथ जब हम रास्ते में आ रहे थे और रास्ते में जब मैंने ट्रक देखा तो मैंने इसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से ट्रक के नीचे आने की वजह से इसकी मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी। पुलिस जो है जब ये बात सुनती है तो वो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उस पर जो है चार्जशीट दाखिल की जाती है और फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, फिर उसे अब जेल भी भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको कहानी सुनाने का मतलब, हमारा केवल मतलब यही होता है कि आप लोग इतना जल्दी जो है वो किसी पर भरोसे ना किया करें, चाहे वो घर का ही क्यों ना कोई सदस्य हो, क्योंकि किसकी नीयत कब बिगड़ जाएगी ये कभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। बस दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम आज उन दोस्तों के नाम ले लेते हैं जिन्होंने हमारी वीडियो पे कमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों नाम ले लेती हूँ मैं उनका। तो सबसे पहला नाम है मोहिंद्र सिंह चहल संगरूर पंजाब से, जगदीश वर्मा जी बेंगलोर से, सगलदेव पासवान जी झारखंड गिरिडीह से, आलम जी बेंगलोर से, अनिल कुमार गुप्ता राजकोट से, समीर खान जी कानपुर से, शिव प्रसाद जी कोलकाता से, फिरोज खान जी बिहार से, लक्ष्मण चौधरी जी बिहार से और झुंझुनू जी राजस्थान से। बाकी और भी ढेर सारे दोस्तों के नाम अभी मैं अगले वीडियो में आने वाले वीडियोस में लूंगी दोस्तों। तब फिर मिलूंगी आपसे एक और नई रहस्यमय रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।